दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और दूसरी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम भी फिक्स हो चुका है, किस डेट पर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे और साथ ही साथ कहाँ किसको मौका मिलेगा। डबल आवेदन, मल्टीपल आवेदन का क्या होगा, क्या ये काउंसलिंग ओपन टू ऑल है, क्या जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली हैं। तो दबा के दोस्तों शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर मेरे भाई रख लो, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट्स रियल, ऑथेंटिक और प्रामाणिक ढंग से आपको इस चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आज की डेट पर आपकी जो जनपद की एनआईसी की पोर्टल है वहाँ पर आपकी जो सूची है वो आ जाएगी, और ये सूची ऐसी होगी जिसने वहाँ से फॉर्म भर रखा है। पहली प्रोबेबिलिटी यही है कि जिसने जहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है उसको वहाँ पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनकेस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ, कि यहाँ पर जिन्होंने 18 वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उनका नाम ना आए। चूंकि कहीं पर ये खबरें आई हैं कि जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसका अभ्यर्थन निरस्त माना गया है, ऐसा हुआ है। 17 वाली काउंसलिंग में आप नहीं गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, 18 वाली काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कुछ बीएसए साहिबान मानते हैं। अब एनआईसी की जो सूची आएगी पोर्टल पर तो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं यही हैं कि जिन्होंने काउंसलिंग कराई होगी उसी का नाम आएगा, जिसने काउंसलिंग नहीं कराई थी उसका नाम नहीं आ सकता है। उसको फिर क्या मौका मिलेगा, ओपन टू ऑल में। ओपन टू ऑल तब होती है जब किसी भी ज़िले में कोई सीट नहीं बचेगी, तब आप कहीं पर भी जाकर के काउंसलिंग करा सकते हो, बस आप बशर्ते 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप करा सकते हो। ये पहले का कार्यक्रम है जो मैंने बताया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जिन्होंने इनकेस नहीं कराया था तो उनका भी आ जाए तो भाई बढ़िया है। मैं तो दोस्तों चाहता हूं कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। 1981 की बेसिक टीचर सर्विस रूल है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भड़बड़ाओगे कि ओपन टू ऑल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। कुछ जानकार आकर नीचे कमेंट में बोल रहे थे कि पहले ज्ञान ले लो, पहले जानकारी ले लो, फिर जो है ज्ञान ये करो वो करो, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि यहाँ पर ज्ञान देने आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर 1981 की सर्विस रूल और साथ ही साथ आधिकारिक जो चर्चाएं हैं उनके आधार पर आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। ये नहीं कि जो मर्जी आया कि बस इसके बाद जो है वीडियो बना के डाल दिया। ये रिकॉर्ड रहा है चैनल का, आपको तर्कपूर्ण ढंग से जानकारी दी जाती है। भले संजय सिन्हा जी ने ये लिख दिया था पॉइंट नंबर 4 पे कि दूसरी काउंसलिंग में कोई कहीं से भी जा सकता है, लेकिन 1981 की सर्विस रूल का क्या होगा। अध्यापक सेवा जो नियमावली है उसमें यही है कि किसी भी जिले में जब तक वहाँ के एलिजिबल कैंडिडेट्स के द्वारा सीटें नहीं भर जाती हैं तब तक अनदर जनपद को मौका नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर यहाँ पर नीचे डाउन करके मेरिट या नीचे उस जनपद के जो आवेदन, मेरे भाई ये जिला वरीयता है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का रूल है जो ये आपको मजबूर कर रहा है। जिला वरीयता को तोड़ा है 0 जनपद ने, चूंकि उसको पहली काउंसलिंग में ही मौका मिल गया है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये एक स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है कि कहीं पे सीटें नहीं आई कि उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर वो ओपन टू ऑल लास्ट वाली में जाएगा तो उसका सिलेक्शन ही कहीं नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से 0 को मौका दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो एनआईसी की वेबसाइट पे आपको आएगी सूची, वो उसी जनपद के आवेदक की आएगी, उनकी काउंसलिंग होगी, मेरिट डाउन होगी, उसके बाद सीटों को भरा जाएगा। अगर सीटें रिक्त रह गईं तो फिर अन्य जनपद वाले सभी बीएसए अपनी अपनी विज्ञप्ति जारी करेंगे, एक बढ़िया सा
न्यूज़पेपर में कि हमारे यहाँ मेरे भाई इतना ओबीसी, इतना एससी, इतना एसटी, ये जो है सीट खाली हो गया है, ये फाइनल गुणांक गया है, ओबीसी का ये पिछला गुणांक ये गया, ये गया, ये गया, अब इतनी सीट खाली हैं। तो ये कम से कम समाचार पत्रों में निकालना होता है। उसके हिसाब से आप देख लोगे कि हाँ मेरे भाई 10 वैकेंसी है, 65 गुणांक पहले गया है, अब मेरा 62 है गुणांक, तो मैं क्यों मत्थाभंजी करने वहाँ पे जाऊँगा, चूँकि मेरा होना ही नहीं है। 65 ऑलरेडी गया पिछला, अब 62 मेरा है। अगर मेरा 67 है तो मेरी संभावनाएं हैं कि 10 सीट है, 65 फाइनल उसमें गया था तो मेरा हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये देखिए सचिव साहब ने निकाल दिया है लेटर कि 5 तारीख को काउंसलिंग हो जाएगी आपकी कल की डेट पे, और 6 तारीख के अपराह्न के बाद आपका दोस्तों देखा जाए 6 तारीख को क्या होगा कि दिनांक 5 को जो उपस्थित हुए हैं कि जांच में उपस्थित अभ्यर्थियों के आधार पर अनंतिम चयन सूची को जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो फाइनल जो सूची आ जाएगी 6 जनवरी को, वो आपकी चयनितों की सूची आ जाएगी, और जिसका इसमें नाम रहेगा 7 तारीख को उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे। अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जो अहर पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि 5 को काउंसलिंग कौन कराएगा। तो 5 को दोस्तों वही काउंसलिंग कराएगा जिसने जहां पे फॉर्म भरा है। आपने जैसे फतेहपुर से फॉर्म भरा है तो आप फतेहपुर में जाके काउंसलिंग कराओगे, क्योंकि वहीं आपका नाम होगा, किसी दूसरे ज़िले में आपका नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां आपने काउंसलिंग करा रखा है। देखिए यहाँ पर 5 तारीख को शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण में समस्त एवं 1 से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षणोपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों के आधार पर अनंतिम सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर यह पॉइंट क्लियर कर दिया है कि अभिलेखों के परीक्षण में देखिए साफ साफ तौर पर दिया है, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के संबंध में समस्त एवं 1 से अधिक में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी एक, तो आप ने जिस जिले में फॉर्म भरा है सबको बुला लिया है। अब दूसरी काउंसलिंग में जैसे बांदा से आपने फॉर्म भरा था तो बांदा में आपको बुला लिया जाएगा। 0 वाले को ये छूट दी गई है कि किसी एक जिले में प्रतिभाग करेगा। मान लिया 5 जिले में उसने फॉर्म भरा था तो 5 में नहीं जाएगा, किसी एक जिले में उसको जाना है जहां काउंसलिंग कराएगा, वहीं पे उसका जो है कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उसी में उसका सिलेक्शन होगा। तो 0 के पक्ष में जा रही है सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट ने थोड़ा सा अलाउ किया था तो इस वजह से 0 वालों को राहत मिलेगी। और मैंने आपको कहा था कि 0 वालों को मौका मिलेगा और फाइनली उनको किसी एक ही जिले से मौका मिलेगा और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा है कि अभिलेखों की जांच के समय आपके पास रजिस्ट्रेशन, आवेदन की प्रति, शुल्क जमा करने का साक्ष्य, 2 सेट प्रमाणित, ये सब दुनियादारी आप जानते ही हैं। अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक जांच के इस आशय का शपथ पत्र का प्रारूप यहाँ पर दोस्तों देखिए दे दिया गया है। ये पिछला प्रारूप है, इस प्रारूप पे आप आज ही फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि कल की डेट में आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग करा लेंगे। आज कल की काउंसलिंग हो जाएगी, परसों आपकी ये जनपद की जो एनआईसी पोर्टल है इस पे आपका सूची में नाम आ जाएगा। पिछली वाली जो थी उसमें से जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया, जैसे जो चयनित हैं उन्होंने ऑलरेडी 68,069, उनका नाम अब हटा दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ उसी का नाम आएगा जिसका सिलेक्शन होना होगा। एक गुणांक आ जाएगा और उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी गई हैं, आशा है कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। आपका अगर कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अब दोस्तों सही गलत क्या है इस पर मुझसे अगर राय लेंगे तो ये जिला वरीयता एक जहर है। जिला वरीयता एक जहर था जिसको कहले कोढ़ कह सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान होता था है और रहेगा, पर विराम लगा है क्योंकि यहाँ पर जिला वरीयता अब दफन हो चुकी है। जिला वरीयता जैसे पुराने नियम को ख़त्म किया है योगी सरकार ने और अब स्टेट लेवल पर मेरिट बनती है। ये योगी सरकार की देन है। बाकी जिला वरीयता पहले चलती थी और उस आधार पर ऐसा हुआ करता था कि कहीं पर 75 गुणांक वाले का सिलेक्शन होता था तो कहीं पर 57 गुणांक वाले का सिलेक्शन होता था।
और कहीं पर यह होता था कि 74 गुणांक वाला बेचारा तरसता था, खून के आंसू रोता था, और उसके बगल के जिले की कट ऑफ जाती थी 67। और जब ओपन टू ऑल होती थी तो 75, 80, 74, 73 सब टूट पड़ते थे, और ऐसे में 72, 73 वाले रह जाया करते थे। और ये जिला वरीयता का दंश अभी भी आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो जिले स्तर पर सीटें बचेंगी वो काफ़ी कम बचेंगी। देखा जाए तो डीएफएफ की सीटें होंगी, विकलांगों की होंगी सीटें, और कहीं ना कहीं एसटी की सीटें होंगी, एससी की होंगी। तो इन सब में ज़्यादातर जिसका नुकसान है वो युवा कैंडिडेट्स का नुकसान है, क्योंकि जनरल बेचारा कहीं का नहीं रहा। अगर उसका पहली सूची में नहीं हुआ है तो दूसरी सूची में पहली बात तो सारी सीटें भर ही गईं, क्योंकि ओबीसी वाले ओवरलैप किए हैं, और अब ओपन टू ऑल में कहीं जनरल की वैकेंसी, यूआर की वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। एक आध जिला में अपवाद की तरीके नहीं मान सकता हूं कि खाली रह जाएं, अन्यथा संभावना नहीं है, जीरो है। जनरल की सीटें हमेशा जीरो रहती हैं। ओबीसी वालों का भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन एसटी एसटी की छप्पर फाड़ यहाँ पर देखा जाए किस्मत खुलेगी, क्योंकि उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, हर जगह से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चाहे जितना कम मेरिट वाला एससी हो, एसटी हो, फ्रीडम फाइटर हो और विकलांग हो, कहीं कुछ भी रहा हो, तो उसका सिलेक्शन होना है, क्योंकि बहुत कम गुणांक जाने वाला है, बहुत ही कम। आप विश्वास नहीं करोगे इतना कम गुणांक जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।